प्रोफेसर से मुलाकात। अभी तक आपने जाना कि सानवी की चिंता में डूबा हुआ सौरभ उस गांव जा पहुंचता है जहां वो बाबा रहते थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे कुछ अलग ही नज़ारा मिलता है। किसी पास के आबाद गांव में पहुंचने पर जब उसे जो जो पता चलता है वो होश उड़ा देने वाला था, और इस रात सौरभ उसी गांव में रुक जाता है। अब आगे सौरभ पूरी रात यही सोचता रहा कि शायद, क्या पता, कुलधरा पहुंचकर कुछ सुराग हाथ लग जाए जिससे ये गुत्थी सुलझ सके। लेकिन अभी तक तो सब कुछ और भी उलझा हुआ ही प्रतीत होता है। सौरभ यहाँ आया तो उन बाबा की तलाश में था, ये सोचकर कि कुछ ऐसे सवाल जो सौरभ के मन में रात दिन गोते लगाते रहते हैं, उनका हल आखिर क्या है। लेकिन यहाँ आने पर तो पता चला बाबा खुद ही एक पहेली बन चुके हैं। सुबह हुई और सभी लोग अपने अपने काम पर जाने लगे। सौरभ भी सबके साथ ही उठ गया और कुछ देर वहीं रुकने के बाद निकल पड़ा कुलधरा की ओर। हालांकि उसने ये वहां उस गांव में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि वहां के लोग कुलधरा को अशुभ मानते थे। और सही भी था, ऐसी नकारात्मक चीजें किसके लिए शुभ हो सकती हैं भला। अब तो सौरभ बस फटाफट वहां पहुंच जाना चाहता था, और जो भी कुछ जानकारी हाथ लगे उसे बस समेट कर लाना चाहता था, क्योंकि कब क्या जानकारी काम की हो कुछ पता नहीं। सौरभ की गाड़ी कच्ची और टूटी फूटी रोड होने की वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सौरभ को बस चिंता थी तो एक बात की कि उसे किसी भी हाल में आज दिन ढलने से पहले सानवी के पास पहुंचना है। अब वो और खतरा मोल नहीं ले सकता। ऐसे ही सोचते सोचते सौरभ कुलधरा पहुंच जाता है। वहां जाते ही उसे कई लोग दिखते हैं, क्योंकि जैसा सौरभ ने आखिरी बार देखा था कि दिन के उजाले में यहाँ बहुत से लोग घूमने आते हैं। सौरभ तुरंत अपनी गाड़ी पहाड़ी के पास ले गया और वहीं पर ही गाड़ी लगा दी और खुद गाड़ी से उतरकर पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू करने लगा। सौरभ एकाएक किले पर चढ़ रहा था और उसे वही सब पुरानी बातें और सानवी के साथ हुई दुर्घटनाएं याद आने लगी। सब कुछ बहुत भयानक था। वो बस किसी भी हालत में सानवी को बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि जब उसे सोचकर ही ऐसा लग रहा था तो सानवी तो हर रोज ये सब झेलती थी। सानवी की क्या हालत होगी, ये सब सोचकर सौरभ को बहुत बुरा लग रहा था। अब सौरभ बस सानवी को इस तकलीफ से जल्द बाहर निकालना चाहता था, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। खैर, सौरभ अब किले के अंदर दाखिल हो चुका था। वो एक एक चीज को बारीकी से देख रहा था, क्या पता कहाँ क्या सुराग छुपा हो। सौरभ शरीर से तो कुलधरा में था, लेकिन उसका मन पूरी तरह से सानवी में अटका हुआ था। पल पल उसे बस सानवी का ही ध्यान आ रहा था। वो सानवी से बात करना चाहता था। अगर वो सानवी को फ़ोन करता तो वो सवालों की बौछार कर देगी कि कहाँ हो, कहाँ गए हो, क्यों गए हो। इसलिए सौरभ ने अभी फ़ोन ना करना ही मुनासिब समझा। सौरभ किले के हर कोने को बड़े गौर से देख रहा था। अचानक से सौरभ को कुछ कमजोरी महसूस होने लगी। सर दर्द से फटने लगा और कुछ पलों के लिए फिल्म के जैसे दृश्य सामने आने लगे। सौरभ ने अपना सर जोर से पकड़ लिया और वहीं पर बैठ गया। कुछ लोग सौरभ के पास आए, उससे पूछने लगे क्या हुआ उसे। लेकिन कुछ ही मिनट में सब कुछ पहले जैसा हो गया। ये सब जो भी कुछ था, सौरभ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ देर बाद सौरभ उस तस्वीर के पास पहुंचता है जो उसे काफ़ी हद तक सानवी जैसी लग रही थी। पर जैसे ही उसने इस बार नज़र डाली, वो तस्वीर ही नहीं थी जो उसने उस दिन देखी थी। अब तो सौरभ का दिमाग और ज़्यादा घूम गया। चीज़ें सुलझने की जगह और भी ज़्यादा उलझने लगी थी। सौरभ बहुत परेशान होता जा रहा था। वहीं पर एक आदमी था जो लोगों को किले की जानकारी दे रहा था। हो सकता है कोई इतिहास का विद्यार्थी हो या प्रोफेसर, पर सौरभ खुद को उसके पास जाने से रोक ना सका। सौरभ वहीं भीड़ में पहुंच जाता है जहां पर वो थे। सौरभ उस आदमी को आवाज़ देते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको ये सब जानकारी कैसे है?
वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ, इसलिए ये सब जानकारी रखना पसंद है मुझे। सौरभ कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन यहाँ के बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया जो आप बता रहे हैं। हाँ, कुछ राजवंशों और उनके पतन का विवरण है, लेकिन इन सब के बारे में भी कुछ लिखित नहीं है। फिर आपको। सौरभ इतना कहकर रुक जाता है। प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं, रिसर्च माय डियर फ्रेंड, रिसर्च। जो नहीं लिखा वही तो पता लगाना है। काफ़ी समय से रिसर्च कर रहा हूँ, पर कुछ खास हाथ ही नहीं लगा। सौरभ प्रोफेसर की ओर देखते हुए कहता है, तो आप क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? प्रोफेसर किले की ओर देखते हुए कहते हैं, फिलहाल कुछ खास नहीं, पर जल्द ही मैं ये सब पता लगा कर रहूँगा। बहुत गहरे राज हैं यहाँ। खैर छोड़ो, तुम्हें इन सब से क्या करना। प्रोफेसर भीड़ में से निकलकर बाहर आता है। सौरभ उसके पीछे पीछे चलता है। सौरभ प्रोफेसर को रोकते हुए कहता है, सर सुनिए, क्या आपको जो भी पता है या आपको लगता है वो आप मुझे बता सकते हैं क्या? प्रोफेसर सौरभ की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और वहीं एक पत्थर पर बैठते हुए कहते हैं, तुम भी किले वगैरह के बारे में रुचि रखते हो? क्योंकि इतना ज़्यादा उत्सुक तो मैंने किसी को कभी नहीं देखा। सौरभ सर को नीचे किए हुए ही बोलता है, नहीं सर, मुझे ऐसी कोई रुचि नहीं है, लेकिन इस कुलधरा में है और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, पर मैं अभी आपको फ़िलहाल वो सब नहीं बता सकता। प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं, बात कुछ ज़्यादा गंभीर लगती है। क्या तुम मंदिर की ओर गए हो यहाँ? सौरभ अपना सर ऊपर उठाते हुए कहता है, आप बात को घुमा क्यों रहे हैं? मुझे जानना है, जो भी आपको पता है वो बताइए प्लीज़। प्रोफेसर फिर से हंसते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, मैं घुमा नहीं रहा, मैं बस शुरुआत वहाँ से करना चाहता हूँ। बताओ, क्या गए हो तुम उस मंदिर की ओर? सौरभ गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ गया हूँ। प्रोफेसर सौरभ से पूछते हैं, सुकून है ना वहाँ? सौरभ इधर उधर देखते हुए कहता है, हाँ काफ़ी सुकून है। वो जगह सच में बहुत सुकून देती है। प्रोफेसर ने कहा, बता सकते हो क्यों? सौरभ प्रोफेसर की ओर देखते हुए कहता है, वहाँ आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं, हाँ लेकिन क्यों? सौरभ सिर हिलाते हुए कहता है, ये पता नहीं। प्रोफेसर उठते हुए कहते हैं, आओ चलो मेरे साथ। प्रोफेसर सौरभ को लेकर उस मंदिर में पहुंचते हैं और वहां बैठ जाते हैं। सच में बहुत सुकून था वहां। प्रोफेसर चारों ओर देखते हुए कहते हैं, जानते हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? ताकि मैं तुम्हें कुछ बातें बता सकूं। शायद वो आत्माएं बाहर हमें ये बात करने ही ना दें, और तुम तो किसी उद्देश्य से सब कुछ जानना चाहते हो। सौरभ ने कहा, देखिए सर, जो भी बात है मुझे सीधे शब्दों में बताइए। मुझे आज शाम तक जोधपुर के लिए निकलना है। प्रोफेसर सौरभ की ओर देखते हुए कहते हैं, देखो, माना जाता है इस किले से भी पुराना है ये मंदिर। इस मंदिर में एक पंडित हुआ करते थे जो कभी भी इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं होने देते थे। वैसे भी जो सारी दुनिया को खुद चलाता है उसे भला कोई क्या नुकसान पहुंचाएगा। और ये माना जाता है कि जब कुलधरा को श्राप दिया गया तो वो पूरे गांव के लिए था, लेकिन उस श्राप का इस मंदिर पर कोई असर नहीं हुआ। सौरभ बीच में टोकते हुए कहता है, तो आपको भी लगता है कि श्राप वाली कहानी सच है? प्रोफेसर मुस्कुराते हुए कहते हैं, सब मानते हैं तो मैं भी तो सब में ही आता हूँ ना। और इस मंदिर में आत्माओं का प्रवेश इसलिए नहीं है क्योंकि उस पंडित ने उस श्राप के बाद यहाँ ऐसा कुछ किया, शायद कोई बड़ी पूजा, जिससे ये पवित्र जगह बन गई। और पंडित जो कि इस मंदिर के पुजारी थे, उनको उस श्राप का असर नहीं हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन यही निकाला, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर इन सब बातों को कहीं तो सहेजा होगा। सौरभ ने कहा, आपका मतलब है कोई किताब? प्रोफेसर कहते हैं, हो भी सकता है। देखो, फिलहाल अब काफ़ी देर हो गई है, जल्द ही दिन ढल जाएगा।
अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए और इस बात की चिंता मत करो कि कैसे पता चलेगा। मेरी पोस्टिंग जोधपुर में ही हुई है और मुझे लगता है कि तुम्हें इस मामले में काफ़ी रुचि है, तो हम मिलकर पता लगा सकते हैं, ठीक है ना? सौरभ ने कहा। थैंक यू सो मच सर। वैसे पोस्टिंग कहाँ हुई है आपकी? प्रोफेसर सौरभ की बात पर जवाब देते हुए कहते हैं, जोधपुर नेशनल कॉलेज। सौरभ ने कहा, यहाँ तो मैं भी पढ़ता हूँ सर। प्रोफेसर ने कहा, वाओ दैट्स ग्रेट। दोनों ही बात करते करते किले से बाहर निकलते हैं और आपस में नंबर्स बदलते हैं। सौरभ कुछ इशारा मिलने से काफ़ी खुश था, क्योंकि भागते चोर की तो लंगोटी भी काफ़ी होती है। और सौरभ जोधपुर के लिए निकल जाता है, लेकिन पीछे काफ़ी सवाल छोड़ जाता है, जैसे वो बाबा कौन थे, वो दृश्य और भी न जाने क्या क्या, न जाने कितने सवाल अपने पीछे छोड़ जाता है। क्या प्रोफेसर सौरभ की कुछ मदद कर पाएंगे? क्या प्रोफेसर के कहे मुताबिक कोई लिखित प्रमाण होगा वहाँ? क्या सौरभ रोक पाएगा भविष्य में होने वाली अनहोनियों को? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।